आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा अपने सुपुत्र व लोकसभा रोहतक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में हुए वाल्मीकि सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों को संबोधित करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित पिछड़ों के आरक्षण को छीनने के मकसद से ही देश के संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में सफाई कर्मियों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और मिड डे मील वर्करों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। अब वोट की चोट से उन लाठियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं शाम के समय दीपेंद्र हुड्डा ने कलानौर हल्के के सूर्या नगर में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों का जोश देखकर कहा कि लोगों का यही जोश और उत्साह आगामी 25 मई को भारी मतदान करके बीजेपी का घमंड तोड़ेगा। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। सभी वक्ताओं ने पूरे विस्तार से सारी बात कह दी। बत्रा भाई साहब ने पूरे डिटेल में सारी राजनीति डिस्कस कर दी। और एक को कहते हैं ना लकी भाई, लकी ने ना कहते सारा तोड़ पार देता, कुछ नहीं छड़िया, सारा कुछ कह देता है। तो मुझे लगता है मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं तो अब यहाँ आई हूँ और गुलशन ने, लकी ने, भूषण भाई साहब ने, सभी ने दीपेंद्र की तरफ से आप लोगों से वोट की अपील की है। मैं भी आपसे एक यही बात कहूंगी, मेरा ये मानना है कि ये आने वाला इलेक्शन केवल दीपेंद्र को जिताने का इलेक्शन नहीं है। ये एक निकम्मी, अहंकारी, संवेदनहीन सरकार को बदलने का इलेक्शन है। ऐसी सरकार मैं निकम्मी इसलिए कह रही हूँ जो हमें साफ पानी नहीं दे सकती, जो हमारी सड़कें गलियां रिपेयर नहीं कर सकती, 10 मिनट की बारिश में पानी खड़ा हो जाता है, सीवर भरे रहते हैं। हमारी हमको क्या चाहिए? आम आदमी को 2-4 चीजें चाहिए जो हमारी जिंदगी की सुविधाएं हमें नहीं दे सकती, वो सरकार निकम्मी ही रहती है। संवेदनहीन इसलिए कहती हूँ कि जब भी कोई अपनी बात लेके इनके पास जाता है, कोई भी बात है, तो बदले में मुख्यमंत्री हो या यहाँ के मंत्री हो या कोई भी हो, बात नहीं सुनते। अगर भीड़ इकट्ठी कर लो तो लाठी चार्ज करवा देते हैं, फिर केस दर्ज करवा देते हैं। तो इसमें मैं इनको अहंकारी और अत्याचारी सरकार कहती हूँ। पता नहीं आप लोगों को वो दृश्य याद है कि नहीं याद है, जब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर चंडीगढ़ गई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने, उनके ऊपर वाटर कैनन से ठंडे पानी की बौछारें की गई और फिर लाठी चार्ज किया गया। वो सरकार जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं रखती, मैं उस सरकार को अत्याचारी और अहंकारी सरकार कहती हूँ। सरकारें बदलती हैं, राज बदलते हैं, मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, सारी उम्र किसी का राज नहीं रहता, लेकिन अहंकार होना और अपनी ही प्रजा, अपनी ही लोग जिनकी वोट से आप बने हो, आम आदमी की वोट से आप मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हो, और उन्हीं के प्रति आपके मन में ऐसा क्या गुस्सा कि आप जब भी कोई बात कहने जाए आप लाठीचार्ज कर दें।
ऐसी सरकार को बदलने का समय है। एक एक लाठी जो उन्होंने हमारी बहन बेटियों पे चलाई है, उसका बदला हमें लाठी चला के नहीं, 25 तारीख को हाथ के बटन पे बटन दबा के उस लाठी का बदला लेना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का बदला लेना। हमारे युवाओं के भविष्य के न्याय की लड़ाई है। जो नौकरियां निकलती नहीं, निकल जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं। एक पेपर जब एक कोई नौकरी निकलती है, पहले तो फॉर्म भरो, तैयारी करो, फिर क्या हो गया, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गए 40 से ज्यादा बार, लेकिन आज तक कोई एक आदमी पकड़ा नहीं गया। कौन पेपर लीक करवाता है, कौन उनको बचा रहा है जो पेपर लीक करते हैं? वो बच्चे कहाँ जाए पढ़ लिख के? पढ़े लिखे बच्चों के न्याय की लड़ाई है। हम औरतों के एक सुखी जीवन की लड़ाई है, साफ पानी की लड़ाई है, सुंदर रोहतक शहर की लड़ाई है, युवा के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई भूपेंद्र की अकेले की नहीं है, ये हम सबके मान सम्मान, रोहतक शहर की इज्जत की लड़ाई है। और मैं इस लड़ाई में आपका सहयोग मांगने आई हूँ। आप हमारा साथ दीजिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए। हम ये राज बदलना चाहते हैं, एक खुशहाल हरियाणा हो, खुशहाल रोहतक हो, सब प्यार से रहें, जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे से नफरत नहीं करें। मैं तो अक्सर कहती हूँ, अरे हम तो जब ब्याह आए हमारे घर में गुलशन तो बाद में आने लगा। इसके फादर बैठे रहते थे मेरी सास के साथ, मेरी सारी फ्रेंड्स, कोई जानवी सी थी, कोई पंजाबी सी। उन्होंने मदद जब 10 साल पहले इलेक्शन लड़े, क्या क्या वोट मांगते से साडा जवाई खड़ा है भूपेंद्र, साडा जवाई है। मुझे 2016 में इस सरकार ने कहा हुड्डा साहब तो जाट है, हमें पता ही नहीं था कि हम जाट। हम रोहतक में कभी जाट पंजाबी बिरादरी के नाम पे मिले ही नहीं। हम जो भी थे एक के रोहतक वाले। मैं ये चाहती हूँ ऐसी सरकार आए, ऐसा भाईचारा वापस बने, हम सब प्यार के साथ मिले। हम जब आपस में बैठे तो ये नहीं पूछा जाए कि तू केड़ी बिरादरी का बंदा है, कि तू कौन है, तेरा धर्म की है, तेरी बोली की है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। इंसान या अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हम सब प्यार से रहें। मेरी आपसे यही विनती है, एक खुशहाल और सुंदर हरियाणा, खुशहाल सुंदर रोहतक जिसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि दिन में लेके बंदूक किसी से फिरौती मांग ली, दिन दहाड़े गोलियां चला दी। एक इतने बड़े नेता को बहादुरगढ़ में कार रोक के 40 गोलियां मार दी, रेलवे रोड पे फिरौती मांगी, गोहाना में, सांपला में, अब कहीं भी देख लो। ये सरकार का दायित्व है कि कानून व्यवस्था बना के रखे। तो हम ऐसे आपसे सहयोग मांगते हैं और मुझे ये यकीन है जब आर्यनगर से ये आवाज उठेगी पूरे रोहतक में गूंजेगी, सरकार बदल दो। लक्की ने बड़ा अच्छा कह दिया, सरकार बदल दो, तब तो ताज बदल दो। पता नहीं लक्की से की बेईमानों की सरकार बदल दो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप बहुत गर्मी में बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, फिर भी आपने धैर्य से हमारी बातें सुनी। हमें अपने एक बार अपने सहयोग का आश्वासन दीजिए, क्या आप इस न्याय युद्ध में हमारा साथ देंगे? बहुत 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 बार कट लगता है, ये भी लोगों को शिकायत है। 10 साल नहीं लगे जी, 10 साल नहीं लगे। आपके आने से पहले यहाँ भी काट दी थी। तो हमने कहा जाना था उस दिन, प्रोग्राम था हमारा, तब भी काट दी थी। तो ये तो छोटी सोच है, बार बार हमारे जब हम खड़े होते हैं बिजली का कट करा देते हैं। हम डरने वाले नहीं, बिजली काटो ना काटो, हम इस सरकार से डरने वाले नहीं। ये ऐसी सरकार है जिसने हमेशा दूसरों को डराने का काम किया। आपको भी याद होगा हमारी सरकार की शहर में किसी को तकलीफ होता है, डेलीगेशन लेके नारे लगाते डी पार्क पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब हमारी सरकार गई तो एक दिन हमारी मीडियम मुझे कहने लगी 2 महीने के बाद, ताई जी बापू गांधी सोचते होंगे रोज तो पहले तो डी पार्क पे रोज धरने होते थे, धरने वाले कहाँ गए? दूसरी सरकार आ गई और दूसरी सरकार ऐसी है कि जब उसके खिलाफ कोई धरना करता है बदले में उसको लाठियां मिलती है। हुड्डा साहब के टाइम बैठे आंगनबाड़ी बैठी है कोई, ये बैठी गई थी, कितनी की लाठी खाई? कर्मचारी गए थे अपनी बात रखने, लाठी चार्ज। आशा वर्कर गई, लाठी चार्ज। आंगनबाड़ी वाली गई, लाठी चार्ज। सरपंच इकट्ठे होकर गए, लाठी चार्ज। ये कोई मुख्यमंत्री
हमारी वोटों से ही तो बनते होंगे ना। तो हमारी वोट से बने हुए मुख्यमंत्री और हमारी ही बात ना सुने, ये कहाँ का न्याय है? बात तो सुने। अगर कोई अपनी बात कहने जाता है उनको बात सुननी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। पर ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है। इनके दिल में किसी के लिए संवेदना नहीं है, किसी के लिए दर्द नहीं है। आपके ऊपर पड़ी हुई, ये हमारी बहन बेटियां हैं जो नौकरी करती हैं, इनके ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी का बदला वोट की चोट से आप आज ले सकते हो। 25 तारीख कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, जगह जगह फिरौती की मांग, गोलियां चल रही हैं। कानून, हम लोगों को क्या चाहिए? महिलाओं को साफ पानी आ जाए, अच्छी सड़कें हो, सिविल सिस्टम अच्छा हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे रोजगार मिल जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, हम लीडर होकर घर से निकल सके। हमारे बच्चे भी गए हैं तो हम ये सोचें हाँ ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। इनमें से किसी भी पैमाने पे ये सरकार सफल नहीं है। और जो सरकार न कानून व्यवस्था बनाए, न पानी दे सके, वो सरकार निकम्मी है। उसको जाना चाहिए। उसको जाने के लिए आपको 25 तारीख को अपनी वोट का प्रयोग करना है। संविधान ने आपको वोट का हक दे रखा है। एक वोट कई लाठियों का बदला ले लेगी। आप 25 तारीख को हाथ के निशान पे वोट लगाना। 12-1 बजे तक कितनी वोट डाल देना कि ईवीएम मशीन भूल जाए कि इस पे कोई और निशान भी है। मुझे कई जने कहते हैं कि हमने तो वोट दी थी, पता नहीं दीपेंद्र कैसे हार गया, मशीन में गड़बड़ है। मैंने कहा इस पर इतनी वोट डाल देना कि ईवीएम का भी सिर घूम जाए कि इस मशीन में सिर्फ हाथ का निशान है और कोई निशान नहीं। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस बार आदर्श नगर को टारगेट बना के हमारी वोट 3 या दरियाव नगर से भी आई हुई है। बहुत सी महिलाएं दरियाव नगर से भी हमारे परिवार आए हुए हैं। तो दरियाव नगर और आदर्श नगर की जो वोट है वो बांट के अलग अलग बूथों में करती है। कुछ नहीं, सारी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ स्कूल में, आश्रम में है, स्कूल में जी, स्कूल में, महिला आश्रम में भेज दी, स्कूल में, कुछ स्कूल में, कुछ भेज दी यहाँ अपना नेकीराम में। तो 3 जगह हो गई बूथ आपको। तो इसलिए हमारे कॉलोनी को आप हमें अपना नहीं मानते, पर बीजेपी वालों को लगता है ये हमारा परिवार है, तो उन्होंने हमारी वोटों को 3 जगह बांट दिया। किसी की वोट कहीं कर दी, किसी की कहीं। आपको टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे बूथ के योद्धा हैं, आपको पर्ची मिलेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी वोट किस बूथ में है। तो कृपा करके अपनी वोट समय पे डालें, जरूर डालें, पोलिंग करें। मैं नौजवान बच्चों से अपील करूंगी कि वो बूथ के न्याय योद्धा बन के हर वोट को बूथ तक पहुंचाने का काम करें। मैं अपने इस परिवार से, वो आपको बूथ भी बताएगा कि किस बूथ पे जाके आपने वोट डालनी है। तो मैं अपने इस परिवार से सहयोग और आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आप सब लोगों ने इतनी देर तक हमारी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ मेरी बहनों के लिए तो घर जाके खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटे को अपना आशीर्वाद और प्यार अवश्य जितने भी कांग्रेस परिवार के, मैं राजनीति की बात नहीं करती, वो तो बत्रा साहब ने कर दी राजनीति की बात। हम अपनी बात करते हैं। पहले तो उलाहना देती हूँ मीठा मीठा। हम आदर्श नगर से कभी भी बहुत ज्यादा वोट लेके जीते हैं। शायद कोई नाराजगी होगी आप लोगों के मन में। अगर कोई नाराजगी है तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। अपने परिवार को, हमारे परिवार में कोई कमी लगती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ। लेकिन अपने परिवार के खिलाफ वोट करना आपको शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे दीपेंद्र के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की उम्मीद लेके आई हूँ, और आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अपने परिवार के साथ आप खड़े रहेंगे। देखिए, ये परिवार का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। जब ये घर बना हम तो अपनी सास से सुनते थे, पीछे कुछ नहीं था, या ये हमारा घर था, उसके बाद सीधा गांधी कैंप था, बाकी सारा पीछे खाली मैदान था, टीकरी लगी हुई थी, कहीं कहीं बेरी लगी हुई थी। जब तक हमारी शादियां हुई, धीरे धीरे एक आधा मकान बनने लगा,
जब दीपेंद्र वगैरह बच्चे थे, ये पीछे पूरा मैदान खाली था, यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, कभी फुटबॉल खेलने आते थे, यही साइकिलिंग सीखी, यही सब काम किया। और हमारे लिए जो बाजार था वो ले गए गांधी कैंप था, क्योंकि किला रोड जाने के लिए या तो रिक्शा लेनी पड़ती थी या टांगे। तो उस जमाने में ये हमारा घर बना। तो ये सारी जो कॉलोनी है ये हमारा परिवार है। और अगर इस परिवार को हमसे कोई शिकायत है तो ये आप ये कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ वोट तो ना डालें, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है हमारे घर की वजह से यहाँ कुछ लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक हो जाता है। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के पहले तो चलो माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आपको मैं क्लियर भी करती हूँ कि हमारी दीवारों के पास आम तौर पे बाजार वाले अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। हमारी गाड़ियां गेट के बाहर बहुत कम होती हैं, बल्कि उनकी वजह से कई बार तो हमारी गाड़ी भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन मुझे पता है सारा आदर्श नगर मन में कहता था ए चंगा ना था उठे आधे कोठी जाना ट्रैफिक रोक तो भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। और हमने ये यहाँ ट्रैफिक रुकता है इसके लिए कई बार टेलीफोन करके हमने पुलिस में ये रिक्वेस्ट करी कि अब तो ये बहुत बिजी चौराहा है, क्योंकि उधर सामने डी पार्क को सड़क जाती है, सारा मेडिकल को ट्रैफिक जाता है, तो यहाँ आप एक पुलिस वाले की अगर ड्यूटी लगा दो तो यहाँ पार्किंग नहीं करने देगा। अभी अभी आया ना अजय आया, अजय धनखड़ भी आया, फिर उसके पास भी जो बड़े बड़े शोरूम वाले हैं ना उनके पास भी शॉप होता है इसके पास भी शॉपिंग करने आते हैं, तो वो गाड़ियाँ हमारे गेट के आगे लगाते हैं। क्या किसको रोकेंगे? मेरा मतलब ये है कहने का कि वो ट्रैफिक सिर्फ हमारी वजह से जाम नहीं होता और लोग भी कर देते हैं। और कोई बात रह गई काम की, तो देखिए ये मैं मानती हूँ कि मैं 12 महीने यहाँ नहीं रहती, मैं बीच बीच में दिल्ली में जाती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं, परिवार वहाँ है, बेटा बेटी वहाँ है, पोता है वहाँ, सब है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी देवरानी है गीता है, आधे से ज़्यादा आदर्श नगर जानता होगा, गीता को भी, हमारी पुत्रवधु नीलम यहाँ रहती है, बिट्टू यहाँ रहता है, 24 ये गीता खड़ी 24 घंटे हमारा दरवाज़ा खुला है। हमने कभी किसी को ये भेदभाव नहीं किया कि कोई काम के लिए। हमारे यहाँ तो जब कोई एमसी मोहर नहीं लगाते थे ना, तो भी हमारे घर आके कहते थे एमसी की मोहर लगवा के मंगा दो। तो हमने हमेशा आदर्श नगर को अपना परिवार समझा है, और मैं परिवार के नाते आप लोगों से आप ही के बेटे के लिए आशीर्वाद और सहयोग मांगने आई हूँ। वोट नहीं मांगूंगी, क्योंकि अगर आपके दिल में उसके लिए प्यार होगा तो आप खाली वोट नहीं देंगे, उसके लिए आप यहाँ से बाहर निकल के औरों से भी वोट मांगें। और ये तो बत्रा साहब ने बता दिया जो शहर की हालत है, सड़क नहीं, पानी नहीं, साफ पानी नहीं, कभी पानी 3-3 दिन नहीं आ रहा, बिजली का बुरा हाल है। ये भी एक दो जना कहता है कि जिस दिन उठा साहब आंदे रहे ना आदर्श नगर की बिजली कट रही। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।